हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय इतिहास के टॉप 40 क्वेश्चंस, जो कि आपके महिला पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज के इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है फ्रेंड्स, भारत में आद्य ऐतिहासिक युग की प्रचलित सभ्यता क्या थी? तो दोस्तों, भारत में आद्य ऐतिहासिक युग की प्रचलित सभ्यता क्या थी? तो वो थी फ्रेंड सिंधु घाटी सभ्यता, अर्थात ऑप्शन अ इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत में आद्य ऐतिहासिक युग की प्रचलित सभ्यता क्या थी? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता, अर्थात ऑप्शन अ इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आद्य ऐतिहासिक अर्थात ऐसे युग जिसका हमें लिखित प्रमाण तो मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है दोस्तों, उसे आद्य ऐतिहासिक युग कहते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक युग में ही कौन सी सभ्यता आती है? तो वो है फ्रेंड्स सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। भारत में आद्य ऐतिहासिक युग की प्रचलित सभ्यता किसे कहते हैं या क्या थी? तो वो थी सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता, अर्थात ऑप्शन स इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा की सभ्यता दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। अगला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो दोस्तों, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो वो है फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो, अर्थात ऑप्शन द इज राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? मोहनजोदड़ो दोस्तों। हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहलाती है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता में किस स्थान में बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों, सिंधु सभ्यता में किस स्थान में बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं? तो वो है फ्रेंड्स लोथल, अर्थात ऑप्शन ब इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सभ्यता में किस स्थान में बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले? तो वो है फ्रेंड्स लोथल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। अगला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स, सर्वप्राचीन वेद किसे माना जाता है? तो दोस्तों, वेद 4 हैं, तो उनमें से कौन से वेद को सर्वप्राचीन माना जाता है? तो ऋग्वेद के दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ ही। सर्वप्राचीन वेद या सर्वप्रथम वेद कौन सा है दोस्तों? तो वो है ऋग्वेद। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड्स, ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों, ऋग्वेद में मंडल की संख्या कितनी थी या कितनी है? तो वो है फ्रेंड्स 10, अर्थात ऑप्शन स इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या है 10 फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है फ्रेंड। तो शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये सर्वप्राचीन वेद अर्थात ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब फ्रेंड। शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है दोस्तों। ऋग्वेद में ही वर्णों को 4 वर्णों में बांटा गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। अगला प्रश्न दिया गया है, सबसे अंत में लिखा गया वेद कौन सा है? तो दोस्तों, 4 वेद हैं जिसमें से सबसे पहला लिखा गया या सर्वप्रथम वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। उसी प्रकार सबसे अंत में लिखा गया या अंतिम वेद कौन सा है दोस्तों? तो वो है अथर्ववेद, अर्थात ऑप्शन द इज राइट आंसर हो जाएगा। ये 4 वेद है दोस्तों, जिनमें ऋग्वेद सबसे प्रथम वेद है और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है दोस्तों, जिसे सबसे अंत में लिखा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, कुल उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो दोस्तों, कुल उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो उपनिषदों की संख्या है दोस्तों 108। कितनी है? 108। ये 108 है दोस्तों। सा ये 100 लिखा हुआ है, इसमें मिस्टेक हो गया है। ये 108 है दोस्तों। कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? वो है फ्रेंड 108। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? वो है फ्रेंड 108। 108 उपनिषद हैं। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि हमारे अशोक स्तंभ में राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखे रहता है सत्यमेव जयते। तो ये किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वप्रथम पुराण किसे माना जाता है? तो दोस्तों, सर्वप्राचीन वेद ऋग्वेद है, उसी प्रकार सर्वप्रथम पुराण या सर्वप्राचीन पुराण किसे माना जाता है दोस्तों? तो वो माना जाता है फ्रेंड मत्स्य पुराण को, अर्थात ऑप्शन ब इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सर्वप्रथम पुराण किसे माना जाता है? मत्स्य पुराण। इसी को आपसे ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों कि सर्वप्राचीन पुराण कौन सा है? तो उसमें भी आ जाएगा मत्स्य पुराण, जो कि सबसे पहले लिखा गया है, तो सबसे पुराना भी होगा और सर्वप्रथम होगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब मत्स्य पुराण।
अगला प्रश्न है, छठी शताब्दी में कुल कितने महाजनपदों का उदय हुआ? तो दोस्तों छठी शताब्दी में, जो कि गौतम बुद्ध और महावीर का काल था दोस्तों, तो इस काल में कितने महाजनपदों का उदय हुआ था? तो वो था फ्रेंड्स 16, अर्थात ऑप्शन द इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। छठी शताब्दी में अर्थात गौतम बुद्ध और महावीर के काल में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों 16 महाजनपदों में मगध भी एक महाजनपद था, तो इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? तो इसकी राजधानी थी गिरिव्रज राजगिरी, अर्थात ऑप्शन ब इस राइट आंसर हो जाएगा। मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? गिरिव्रज राजगिरी दोस्तों। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वो थी फ्रेंड गांधार की। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, अर्थात ऑप्शन अ इस राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गांधार भी एक महाजनपद था जिसकी राजधानी तक्षशिला थी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन अ ही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया फ्रेंड, अंग किस महाजनपद का राजधानी थी? तो ये भी महाजनपद की राजधानी थी दोस्तों, तो अंग किस महाजनपद की राजधानी थी? तो अंग चंपा की राजधानी है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा चंपा। चंपा भी एक महाजनपद है दोस्तों, इसकी राजधानी थी अंग फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा चंपा। अंग किस महाजनपद की राजधानी थी? तो वो थी फ्रेंड चंपा की। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, महाजनपदों के उदय का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों महाजनपदों के उदय का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये गौतम बुद्ध और महावीर दोनों का काल था दोस्तों, तो हमें बौद्ध ग्रंथ से और जैन ग्रंथ दोनों से उल्लेख मिलता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा उपर्युक्त अ और ब दोनों। महाजनपदों के उदय का उल्लेख कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ दोनों से मिलता है दोस्तों हमें। अगला प्रश्न दिया गया है फ्रेंड्स, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है फ्रेंड। तो महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था फ्रेंड्स कुंडग्राम में, कुंडलग्राम में, अर्थात ऑप्शन अ इस राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो वो था फ्रेंड्स कुंडलग्राम में, अर्थात ऑप्शन अ इस राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईसा पूर्व में किस स्थल पर हुई? तो दोस्तों उसके जन्म कहाँ हुआ था? कुंडलग्राम में। और उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी फ्रेंड्स पावापुरी में, अर्थात ऑप्शन ब इस राइट आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं भूलेगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो था कुंडलग्राम में, और उसकी मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? पावापुरी में। अगला प्रश्न दिया गया है, जैन तीर्थंकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? वेरी वेरी MP क्वेश्चन है फ्रेंड। तो जैन तीर्थंकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो था फ्रेंड शेर, अर्थात ऑप्शन स इस राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जैन तीर्थंकर महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? शेर चिन्ह दोस्तों। कहीं पे आपको ये सिंह लिखा हुआ दिखेगा दोस्तों, कहीं पे सिंह या कहीं पे शेर दिया रहेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था शेर या सिंह दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। अगला प्रश्न दिया गया है, जैन धर्म समाज किस मत के मानने वाले थे? तो दोस्तों जैन धर्म समाज किस मत को मानने वाले थे? तो वो अनिश्वरवादी थे दोस्तों, तथा एकात्मवाद में भी विश्वास करते थे, तथा स्यादवाद को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपर्युक्त सभी फ्रेंड। जैन धर्म समाज किस मत के मानने वाले थे? अनिश्वरवादी, अनेकांतमवाद तथा स्यादवाद, ये सभी को मानने वाले थे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न दिया गया है, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थल से हुआ? वेरी वेरी MP क्वेश्चन है फ्रेंड्स। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थल से हुआ? तो वो था फ्रेंड्स कपिलवस्तु, अर्थात ऑप्शन अ इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थल में हुआ? तो वो है कपिलवस्तु, और महावीर का कुंडग्राम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बुद्ध का महापरिनिर्वाण अर्थात मृत्यु कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बुद्ध की मृत्यु अर्थात जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है, कहाँ हुआ? तो ये कुशीनगर में दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। वेरी वेरी MP क्वेश्चन है फ्रेंड। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज एवं शासन व्यवस्था का प्रमुख किसे माना जाता है? तो दोस्तों मौर्य समाज एवं शासन व्यवस्था का प्रमुख किसे माना जाता है? तो वो है फ्रेंड्स कौटिल्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा फ्रेंड। मौर्य समाज एवं शासन व्यवस्था का प्रमुख किसे माना जाता है? तो कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसी ने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध की राजधानी में बिठाया था। तो मौर्य समाज एवं शासन व्यवस्था का प्रमुख किसे माना जाता है? तो वो है फ्रेंड्स कौटिल्य, अर्थात चाणक्य को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, कौटिल्य द्वारा लिखित किताब का क्या नाम है? तो दोस्तों चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था कौटिल्य, अर्थात चाणक्य।
तो उसके द्वारा लिखित किताब का क्या नाम है? तो उसका नाम है फ्रेंड्स अर्थशास्त्र, अर्थात ऑप्शन ब इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कौटिल्य द्वारा लिखित किताब का क्या नाम है? अर्थशास्त्र है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ब हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, मौर्यकालीन शासन एवं सामाजिक स्थिति की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो दोस्तों मौर्यकालीन शासन एवं सामाजिक स्थिति की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो वो होती है फ्रेंड्स अर्थशास्त्र नामक पुस्तक। यहाँ से तो होगी ही फ्रेंड्स, क्योंकि ये कौटिल्य अर्थात चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक है, तो इसमें मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। इंडिका जो कि मेगास्थनीज द्वारा लिखित है दोस्तों, और जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था, इससे भी हमें जानकारी मिलती है मौर्य काल के बारे में। और अशोक के अभिलेख, चूंकि अशोक स्वयं ही एक राजा है मौर्य काल के, तो इसके भी अभिलेख से हमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपर्युक्त सभी दोस्तों। मौर्यकालीन शासन एवं सामाजिक स्थिति की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द उपर्युक्त सभी दोस्तों, अर्थात अर्थशास्त्र नामक पुस्तक, इंडिका नामक पुस्तक और अशोक के अभिलेख, इन सभी से हमें मौर्यकालीन शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त की? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है फ्रेंड। तो अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त की? तो उसने उपगुप्त से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन उपगुप्त। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त की? तो वो है फ्रेंड्स उपगुप्त से, अर्थात ऑप्शन स इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड, अशोक के कर टैक्स नीति की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो दोस्तों अशोक के द्वारा लिया गया टैक्स नीति की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो वो है फ्रेंड रुम्मिनदेई, अर्थात ऑप्शन अ इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अशोक के कर टैक्स की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख से दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। अगला प्रश्न है, जूनागढ़ लेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने उस स्थान से प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किया था? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है फ्रेंड। तो जूनागढ़ लेख के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने उस स्थान में प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किया था? तो है फ्रेंड्स पुष्यगुप्त, अर्थात ऑप्शन अ इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। किसने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का निर्माण किया था? तो वो है फ्रेंड्स पुष्यगुप्त, अर्थात ऑप्शन अ इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति शिल्प कला हेलेनिक कला से गंभीर रूप से प्रभावित थी? तो दोस्तों प्राचीन भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति शिल्प कला हेलेनिक कला से गंभीर रूप से प्रभावित थी? यह हेलेनिक कला विदेशी कला है दोस्तों, यूनानी कला है। हेलेनिक कला यूनानी कला है दोस्तों। तो इससे हमारे प्राचीन भारत की कौन सी कला प्रभावित थी? तो वो थी फ्रेंड्स गांधार कला, अर्थात ऑप्शन ऑप्शन ब इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गांधार कला हेलेनिक कला से गंभीर रूप से प्रभावित थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधार कला शैली को और किन नामों से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो इसे गांधार कला, गांधार शैली को किन किन नामों से जाना जाता है? तो वो है फ्रेंड्स यूनानी कला शैली भी कहते हैं, इंडो बैक्ट्रियाई शैली भी कहते हैं, अर्थात इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन स उपर्युक्त अ और ब दोनों दोस्तों। गांधार कला शैली को और किन नामों से जाना जाता है? तो यूनानी कला शैली, इंडो बैक्ट्रियाई शैली, या इसी को और कह सकते हैं हेलेनिक शैली दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बुद्ध की पहली मूर्ति किस शैली में निर्मित है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है फ्रेंड। तो बुद्ध की पहली मूर्ति किस शैली में निर्मित है? तो वो है फ्रेंड्स मथुरा या भारतीय कला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब मथुरा या भारतीय कला, चूंकि बुद्ध का जन्म भारत में हुआ था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली से मिलती है? तो दोस्तों ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों में देख लीजिए, दोनों में बहुत अंतर है। बुद्ध की पहली मूर्ति किस शैली में निर्मित है? तो ये मथुरा या भारतीय कला शैली में दोस्तों। लेकिन बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली में से मिलती है? तो वो है फ्रेंड्स हेलेनिक शैली, अर्थात ऑप्शन स इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा शैली में निर्मित है दोस्तों, जबकि सर्वाधिक मूर्तियां हेलेनिक से निर्मित है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स हेलेनिक शैली। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अशोककालीन सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अशोककालीन सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों, तो अर्थात ऑप्शन द इज राइट आंसर हो जाएगा। अशोककालीन सांची का स्तूप कहाँ स्थित है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। और इस सांची के स्तूप को भारत सरकार ने अपने नए नोट में लिया है दोस्तों। तो आपके लिए क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस नोट में अंकित है? तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि सांची का स्तूप किस नोट में अंकित है और ये कहाँ है दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न दिया गया है, मौर्य काल में ब्रज मगध की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों मौर्य काल में ब्रज मगध की राजधानी क्या थी? तो वो थी फ्रेंड्स
पाटलिपुत्र, अर्थात ऑप्शन द इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मौर्य काल में ब्रज मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र दोस्तों, जिसे अभी वर्तमान में क्या कहते हैं? पटना कहते हैं। तो मौर्य काल में ब्रज मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द। अगला प्रश्न दोस्तों, हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण किस काल से माना जाता है? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है फ्रेंड। हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण किस काल से माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों गुप्त काल से, अर्थात ऑप्शन स इज राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण किस काल से माना जाता है? गुप्त काल से दोस्तों। इसीलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल माना जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स गुप्त काल। अगला प्रश्न दिया गया है, गुप्तकालीन देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है जो गुप्तकालीन है? तो ये ताला गांव में स्थित है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के ताला गांव में, अर्थात ऑप्शन ब इज राइट आंसर हो जाएगा। गुप्तकालीन देवरानी जेठानी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये ताला गांव में दोस्तों, छत्तीसगढ़ के ताला गांव में, अर्थात ऑप्शन ब इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शासक ने करवाया था? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है फ्रेंड। तो विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कुमार गुप्ता ने करवाया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ कुमार गुप्ता। विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमार गुप्ता ने करवाया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ ही। अगला प्रश्न दिया गया है, अजंता की गुफा कौन से राज्य में है? तो दोस्तों ये अजंता की गुफा किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है दोस्तों, अर्थात ऑप्शन स इज राइट आंसर हो जाएगा। अजंता की गुफा महाराष्ट्र राज्य में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स विष्णु शर्मा, अर्थात ऑप्शन अ इज राइट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र के रचनाकार कौन थे? विष्णु शर्मा दोस्तों। पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मा ने की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ। अगला प्रश्न है दोस्तों, कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का यूरोपीय भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है फ्रेंड। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास द्वारा रचित एक प्रसिद्ध नाटक है दोस्तों, तो इसका यूरोपीय भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? तो इसे विलियम ने यूरोपीय भाषा में अनुवाद करवाया था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स विलियम ने। कालिदास रचित नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का यूरोपीय भाषा में अनुवाद किसने करवाया था? तो विलियम ने दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स है। सो आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के टॉप 40 क्वेश्चन देखे दोस्तों। आगे के वीडियो में हम और भी क्वेश्चन को करेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।